तो बेसिकली हम स्केलर दो वेक्टर्स को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उनको दो तरीके होते हैं मल्टीप्लाई करने का। वन मेथड इज कि बेसिकली हम क्या करेंगे यहाँ पर वी यूज हेयर एज अ डॉट प्रोडक्ट जो हम आज पढ़ेंगे, या फिर यूज अ क्रॉस प्रोडक्ट जिसमें वेक्टर कॉन्सेप्ट होता है, तो वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में है। इस केस में क्या होगा कि मान लीजिए आपके पास दो वेक्टर्स हैं एंड दोनों वेक्टर्स आपके को इनिशियल होने चाहिए। लेट्स से ए वेक्टर एंड बी वेक्टर्स, ये दो वेक्टर्स मेरे पास हैं और दोनों वेक्टर्स मेरे पास को इनिशियल होना चाहिए। तो इस केस में इसके बीच में डेफिनेटली एक एंगल बनेगा, लेट्स से एंगल विल बी थीटा। इनके बीच में एक एंगल बन रहा है, दो वेक्टर्स हैं, दोनों को इनिशियल्स हैं। ना यहाँ पे मैं बात वेक्टर्स ही कर रहा हूँ, तो वो मे बी यूनिट वेक्टर या फिर पोजीशन वेक्टर कोई भी हो सकता है, वेक्टर होना चाहिए बस वो। उसके बीच का एंगल अगर थीटा है, सो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर इनटू कॉस थीटा। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मल्टीप्लाई करने का। तो ए का मॉड निकालिए, बी का मॉड निकालिए एंड कॉस सेक थीटा निकाल दीजिए। अब मॉड ए स्केलर क्वांटिटी है, मॉड बी स्केलर क्वांटिटी है, कॉस थीटा भी एक स्केलर क्वांटिटी है। तीन स्केलर क्वांटिटीज को अगर आपस में मल्टीप्लाई करोगे तब भी आपको स्केलर क्वांटिटी ही मिलेगी। इट मींस व्हाट, ये जो भी आंसर आएगा वो स्केलर प्रोडक्ट में आएगा। डॉट क्यों लगा रहे हैं? बिकॉज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो कई बार इसे डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, कई बार स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसा आप बोलना चाहो वैसा आप इसे बोल सकते हो। सेकेंड, लेट्स से अगर दोनों वेक्टर सेम है, तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर निकालना है, तो उसके बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। तो क्या लिखोगे इसे? मॉड ए वेक्टर इंटू कॉस 0, मॉड ए वेक्टर इंटू कॉस 0 कौन होता है? तो मॉड ए इंटू 1 यानी मॉड ए का स्क्वायर। तो अगर सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो तो उसका मॉड ए का स्क्वायर बन जाता है। तीसरी बात, लेट्स से दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, दो वेक्टर्स मेरे परपेंडिकुलर है, यानी उनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री दिया हुआ है। तो अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, एंगल 90 हो गया, cos 90 0, इन दैट केस उसका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। और अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है तो दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो ये वाइस वर्सा काम करते हैं बेसिकली। फोर्थ कॉन्सेप्ट हियर, बिकॉज स्केलर क्वांटिटी है तो आप a डॉट बी निकालिए या फिर b डॉट a निकालिए, बात एक ही है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है। फिफ्थ, लेट्स से a वेक्टर हमने ले लिया, यहां पे लिखते हैं, ये रिजल्ट में आप लोगों को लिखवा रहा हूं अभी, a1i b1j c1k, ये मेरे पास a वेक्टर आ गया। और b वेक्टर दे लेते हैं a2i b2j एंड c2k, ये दो वेक्टर ले लेते हैं। ठीक है, अब मुझे इसका डॉट निकालना, तो कैसे निकालोगे? सिंपल, i इसको मल्टीप्लाई करो, j इसको मल्टीप्लाई करो, k इसको मल्टीप्लाई करो। वैसे करना तो हमें i और j को भी मल्टीप्लाई करना चाहिए, बट वो बेसिकली वो 0 हो जाएगा, बिकॉज i और j के बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का होता है, तो वो 0 हो जाता है। तो इसलिए कोई मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत ही नहीं है। फिर इसलिए क्या करना है? a1 a2 b1 b2 c1 c2। तो a डॉट b का भी सेम आंसर आएगा और b डॉट a का भी आंसर सेम आएगा, बिकॉज दोनों के अंदर आपकी कम्यूटेटिव है ये, क्या आप a डॉट b निकालिए, b डॉट a निकालिए। 6 कई बार कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। तो प्रोजेक्शन का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए ये आपके पास बी वेक्टर है एंड दिस इज योर ए वेक्टर, और यहाँ पे कोई लाइट सोर्स है, तो डेफिनेटली इसका जो इमेज आएगा वो ये बनेगा, प्रोजेक्ट इसका जो प्रोजेक्शन आएगा बी पर वो यही बनेगा। तो दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन, किसका? ए वेक्टर का। किस पर? बी वेक्टर पे। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो एक्सरसाइज आपकी 10.2 के अंदर हम यूज करेंगे। ठीक है, so 10.2 10.3 in fact, not 10.2, 10.3 क्वेश्चन नंबर 1, 10.3 में क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स a वेक्टर एंड b वेक्टर विद मैग्नीट्यूड √3 एंड √2। यानी क्वेश्चन में दिया हुआ है मॉड a आपको दिया है √3, मॉड b हमें गिवन है 2 के इक्वल,
और आपको गिवन है रिस्पेक्टिवली ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू √6। आपको फाइंड करना है एंगल यानी कि थीटा। ये सब आपको वैल्यूज निकालने के लिए बोले गई है। सो स्टार्टिंग यहीं से करते हैं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है √6 के इक्वल, सो मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू √6। मॉड ए आपका है √3 के इक्वल, मॉड बी आपका 2 के इक्वल इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू √3 इंटू √2। तो √6 को लिख दिया मैंने √3 इंटू √2, ये कैंसिल, ठीक है। और 2 से √2 कैंसिल कर सकते हैं, या फिर कॉस थीटा को लिख देते हैं √2/2 cos theta is equal to 1/√2 and theta is equal to 5/4. This is again a question number 1, exercise 10.3. सिंपल क्वेश्चन है, 1 से लेकर 2 मार्क्स में ये पूछा जाता है। और अगेन ए वेक्टर गिवन है, क्वेश्चन नंबर 2 अगेन ए वेक्टर आपको गिवन है, बी वेक्टर हमें गिवन है और एंगल निकालने के लिए बोला गया। लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन की तरह से मुझे मॉड ए की जरूरत है, मॉड बी की जरूरत है और मुझे ए डॉट बी की जरूरत है, तब आप एंगल निकाल सकते हो। तो पहले मॉड ए निकाल लेते हैं, √1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 यानी कि √14। ऐसे मॉड बी निकाल लेते हैं, 9 + 4 + 1, यहां भी मॉड बी आपका √14 आ गया। अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकाल लेते हैं, I को I के साथ, J को J के साथ, K को K के साथ। तो 1 × 3 is 3, -2 × -2 4, 3 × 1 is 3। ठीक है, यहाँ पर 10 आ गया बेसिकली। नाउ मैं डायरेक्टली cos थीटा को लिख लेता हूँ, विच इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। देखिए बात वही है, थोड़ा सा इजी कर लिया cos थीटा के लिए। दिस इज नाउ 10/√14 इंटू √14 cos theta is equal to 5/7 and theta is equal to cos inverse 5/7। तो अगर वैल्यू आपको नहीं पता है तो डायरेक्टली इसे cos इनवर्स में डाल के छोड़ दीजिए। पर ये ध्यान रखिएगा कि जो वैल्यू आ रही है वो 1 से छोटी होनी चाहिए इन केस ऑफ साइन एंड cos, राइट। और अब एक बार क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 नाउ, वहां भी आपको प्रोजेक्शन ही निकालना है क्वेश्चन 4 में। तो क्वेश्चन 4 के अंदर ए वेक्टर आ जाता है I + 3j + 4k and b vector will be 7i - j + 8k. You need to find the projection of a vector on b vector. तो फॉर्मूला था a dot b upon mod a। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, projection of a vector on b vector. Formula will be a vector dot b vector upon mod of b vector. तो पहले मुझे a dot b निकालना है, तो I को I के साथ, J को J के साथ एंड K को K के साथ। तो 1 × 7 is 7 -3, 4 × 8 is 32, 39 - 3 is 36। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया 36। अब मॉड बी निकाल लेते हैं, मॉड बी विल बी √7 का स्क्वायर 49 + 1 + 64, सो √114 650 प्लस इवन ना 114 देख लेते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है फैक्टराइज हो जाए, तो 2 से करेंगे तो 57 आ जाएगा। ठीक है, 3 से करते हैं 1, 27 is 19, तो बेसिकली आपके कोई फैक्टर्स फायदा नहीं है करने का। एंड दिस कम्स आउट टू बी 36/√114 यूनिट। यूनिट मतलब आइए ऐसे ही छोड़ दीजिए। So now question number 5, exercise 10.3, क्वेश्चन नंबर 5। एक काम करते हैं, लेट कर लेते हैं ए वेक्टर को 1/7 2i + 3j + 6k। पहले लेट कर लिया ए को,
फिर बी को भी लेट कर लेते हैं 1/7 3i minus 6j plus 2 of k, and c vector is equal to 1/7, it will be 6i plus 2 of j minus 3 of k। ठीक है, ये तीन हमने लेट कर दिया। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि शो करने के लिए बोला गया है कि तीनों वेक्टर्स आपके यूनिट वेक्टर्स हैं, राइट। अब यूनिट वेक्टर्स का क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर मुझे शो करना है कि तीनों वेक्टर्स मेरे यूनिट वेक्टर्स हैं, तो बेसिकली अब मुझे शो करना है कि इन तीनों का मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल आ रहा है, ये आपको शो करना है। तो पहले शो करते हैं, पहले मॉडल निकालते हैं। 1/7 बाहर है, उसके 1/7 को बाहर रखते हैं। 2 का स्क्वायर 4, 9 प्लस 36 49 रूट में है 7, 7/7 आपका 1 आ गया। ऐसे ही मॉड बी निकालते हैं। 1/7 अंडर रूट 9 प्लस 36 प्लस 4, ये भी 1 आ रहा है। ऐसे मॉड सी निकालते हैं। 1/7 बाहर अंडर रूट 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे 1। देखिए मैं नेगेटिव को इग्नोर कर रहा हूँ बिकॉज -3 का स्क्वायर करोगे तो वो 1, -3 का स्क्वायर करेंगे तो वो 9 ही आएगा, तो मैं नेगेटिव को लेकर नहीं चल रहा हूँ। अब तीनों का जो मैग्नीट्यूड है 1 के इक्वल आ गया। एज mod A is equal to mod B is equal to mod C is equal to 1, therefore A vector, B vector and C vector are unit vectors। ठीक है जी, पहला कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। अब वो ये कह रहे हैं कि शो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, ये थोड़ा ध्यान से समझते हैं। देखिए अगर हम लिखते हैं लाइन 1 परपेंडिकुलर है लाइन 2 पे और लाइन 2 परपेंडिकुलर है लाइन 3 पे, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि लाइन 1 और लाइन 3 आपस में परपेंडिकुलर होगी? लाइन 1 परपेंडिकुलर है लाइन 2 पर, लाइन 2 परपेंडिकुलर है लाइन 3 पर, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि लाइन 1 और लाइन 3 भी आपस, मैं दोबारा बोलता हूँ कि लाइन 1 अगर परपेंडिकुलर लाइन 2 पर, लाइन 2 अगर परपेंडिकुलर है लाइन 3 पर, तो जरूरी नहीं है कि लाइन 1 और लाइन 3 आपस में परपेंडिकुलर हो। फॉर एग्जांपल लेट्स से लाइन 1 परपेंडिकुलर है लाइन 2 पर और लाइन 2 परपेंडिकुलर है लाइन 3 पर, ये तो पैरेलल हो गई, ठीक है। तो इसलिए जब ये परपेंडिकुलर वाला कॉन्सेप्ट पूछा जाता है तो उसमें जो वर्ड है वो आता है म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर मुझे शो करना है कि ए बी सी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो बेसिकली आपको ये शो करना है कि ए परपेंडिकुलर है बी पर, बी परपेंडिकुलर है सी पर और फिर सी परपेंडिकुलर है ए पर। आप डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं कर, डायरेक्टली आप कंक्लूड नहीं कर सकते कि अगर ए बी पे परपेंडिकुलर है, बी सी पे परपेंडिकुलर है, तो ए सी आपस में परपेंडिकुलर होंगे। ये कोई जरूरी नहीं है, ये सिर्फ पैरेलल वाले कॉन्सेप्ट में चलता है। सो अब मुझे चेक करना है परपेंडिकुलर कॉन्सेप्ट। सो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालते हैं। तो 1/7 इंटू 1/7 1/49, 2 इंटू 3 is 6, 3 into -6 -18, 6 into 2 is 12, answer is 0, therefore E vector perpendicular to B vector। ठीक है, अब ऐसे B डॉट सी करते हैं। B वेक्टर डॉट C वेक्टर 1/49 तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा। 3 into 6 18, -6 into 2 -12, 2 into -3 -6, answer is 0, therefore B is perpendicular to C vector। अब C और A की बात करते हैं। नाउ C वेक्टर डॉट A वेक्टर की बात कर लेते हैं। 1/49 आ जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 2 into 6 is 12, 3 into 6 is 3 into 2 is 6, 6 into -3 is -18, ये भी आपका 0 आ रहा है। तो C वेक्टर परपेंडिकुलर है A वेक्टर पर, बिकॉज अब पेयर वाइज वो परपेंडिकुलर है, इसलिए आप लिखोगे A वेक्टर B वेक्टर एंड C वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स। पेयर वाइज तो परपेंडिकुलर हो गए ना, इसलिए हम क्या लिखेंगे उसे, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स। राइट, तो एक काम करते हैं, इसमें मॉड क्वेश्चन नंबर 6 हो रहा है 10.3, मॉड ए निकालना है, मॉड बी निकालना है, एंड ये हमें गिवन है। तो अगर हम गिवन पार्ट की बात करें, सो मॉड ए
इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ मॉड बी, ये हमें गिवन है, ठीक है। सो लेट कर लेते हैं कि बार बार मॉड लिखना नहीं पड़ेगा, मॉड बी को x मान लेते हैं, सो ऑटोमेटिकली तो मॉड ए है वो आपका 8x के इक्वल आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू 8। अब अगर देखो ये ना नंबर सिस्टम का आइडेंटिटी लगी हुई है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आप यूज कर सकते हो, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना, इंस्टेड ऑफ ए स्क्वायर आपको लिखना है मॉड ए का स्क्वायर, ऐसे ही मॉड बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो डायरेक्टली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मत लिखना, इसके लिखो मॉड ए का स्क्वायर माइनस मॉड बी का स्क्वायर, बिकॉज वी आर टॉकिंग टू द वेक्टर्स। अब मॉड ए आपका 8x है, 8x का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर इज इक्वल टू 8, 64 माइनस 1 63, x का स्क्वायर इज इक्वल टू 8, x की जो वैल्यू है वो 8 अपॉन 63 आ जाएगी, यानी कि यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी रूट 8 अपॉन 63। सो व्हाट इज मॉड b? 8 अपॉन not 8, root 8 upon 63, and what is mod a? 8 under root 8 upon 63। आप चाहो तो 8 upon 63 को भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो, बट दिस कंप्लीट योर क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 10.3। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8 में एक बार देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 10.3 में क्या क्या चीजें आपको गिवन है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो बेसिकली यहाँ पे हमें फाइंड करना है मॉड ए एंड मॉड बी, ये हमें दो वेक्टर्स में फाइंड करने हैं, बोथ हैव सेम मैग्नीट्यूड, यानी कि बेसिकली सच दैट मॉड ए इज इक्वल टू मॉड बी। प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है वेक्टर्स के अंदर, ये ध्यान के, मॉड ए इक्वल टू द मॉड बी। एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये भी गिवन है, एंड स्केलर प्रोडक्ट इज 1/2 एंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज 1/2। अब इसको आप लिख सकते हो मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, आई का मतलब मॉड ए मॉड बी बिकॉज आपस में इक्वल है, तो इसको लेट कर लेते हैं कि यहाँ पे मॉड ए और मॉड बी दोनों आपके x के इक्वल आ गए। इट मीन्स x इंटू एक्स इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/2, x रेज़ टू पावर 2 इज 1, x की वैल्यू 1 लिखनी है, प्लस माइनस 1 नहीं लिखनी है। रीजन क्योंकि हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं और मैग्नीट्यूड आपका नेगेटिव नहीं होगा, तो x आपका 1 आ गया, देयरफॉर मॉड a इज इक्वल टू 1 एंड मॉड b इज इक्वल टू 1। दिस कंप्लीट योर क्वेश्चन नंबर 8 10.3 एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन है ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, सी वेक्टर गिवन है, सच दैट ए वेक्टर की वैल्यू हमें गिवन है विच इज इक्वल टू 2i प्लस 2j प्लस 3k, 2i प्लस 2j प्लस 3k। बी वेक्टर भी गिवन है क्वेश्चन में विच इज इक्वल टू -i प्लस 2 ऑफ j प्लस k, और सी वेक्टर गिवन है 3i प्लस j के इक्वल। ठीक है, साथ में एक और चीज गिवन है, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर परपेंडिकुलर है सी वेक्टर के। ये तभी हो सकता है जब ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होगा, यानी कि इफ यू ओपन द ब्रैकेट यू गेट ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू 0। अब ए और सी का डॉट प्रोडक्ट, ए और सी का डॉट प्रोडक्ट 2 into 3 is 6 प्लस 2 लैम्डा टाइम्स बी डॉट सी, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो -3 प्लस 2 इक्वल टू 0, और यहां से लैम्डा की वैल्यू डायरेक्टली 8 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो ब्रैकेट में ध्यान रखना है, कई बार क्या होता है हम सी की जगह पे डायरेक्टली 3i प्लस के लिख देते हैं, 3i प्लस जे लिखते हैं, ब्रैकेट में लगाते हैं, तो वो गलती है, उसमें प्रेजेंटेशन मार्क्स कई बार कट जाते हैं। दिस इज अगेन क्वेश्चन नंबर 10th exercise 10.3, right? So again 10.3 exercise question number 12 एक बार देख लेते हैं।
राइट, इफ a डॉट a इज इक्वल टू 0, यानी कि गिवन है क्वेश्चन में कि a वेक्टर डॉट a वेक्टर आपका 0 है, और साथ साथ हमें ये भी गिवन है a वेक्टर डॉट b वेक्टर भी 0 है, then what can you conclude about the vector b vector? So what is b vector basically? ये क्वेश्चन है. So now a वेक्टर डॉट a वेक्टर अगर 0 के इक्वल है, so mod a वेक्टर का स्क्वायर 0 के इक्वल हो गया, इट मींस mod a 0 आ गया. तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर 0 आ रहा है वो तभी आता है जब a वेक्टर आपका एक 0 वेक्टर होता है, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं a वेक्टर इज इक्वल टू 0, 0 वेक्टर. ठीक है, अब आगे देखते हैं. a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल टू 0. अब कई बार दिमाग में क्वेश्चन आता है कि यार a डॉट b 0 है, तो ऑब्वियसली बात है कि दोनों के दोनों वेक्टर्स मेरे परपेंडिकुलर होंगे. वो होते भी हैं, लेकिन उस पर कंडीशन होती है कि a और b मेरे नॉन जीरो वेक्टर्स होने चाहिए. राइट, अब क्योंकि सर मुझे स्टेटमेंट गिवन है, तो मुझसे मैं क्या क्या कंक्लूड कर सकता हूँ इसमें. फर्स्ट, या तो a वेक्टर 0 के इक्वल होगा, b वेक्टर 0 के इक्वल होगा, ठीक है, और a वेक्टर b पे परपेंडिकुलर होगा. वो हो नहीं सकता बिकॉज ऑटोमेटिकली मैं पहले कह चुका हूँ कि यार b मेरा 0 के इक्वल है. तो अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि a डॉट बी 0 है, यानी इन दो में से कोई भी एक वेक्टर मेरा 0 होगा. अगर मैं इस स्टेटमेंट को हटा रहा हूँ तो मैं लिख रहा हूँ 0 डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0, 0 डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0. तो 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे आंसर 0 आएगा. यानी अब कंडीशन b पे नहीं है, b कोई भी हो सकता है, b कैन बी एनी वेक्टर. वो 0 भी हो सकता है, वो नॉन जीरो भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है. तो b कैन बी एनी वेक्टर. तो b पे कोई कंडीशन अब नहीं है क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर. सो कंडीशन ये कि अगर a वेक्टर b वेक्टर 0 के इक्वल है तो उसका डॉट प्रोडक्ट तो 0 होगा ही होगा. ये तो कंफर्म स्टेटमेंट है. इसका कन्वर्स पे देखते हैं कि अगर डॉट प्रोडक्ट 0 होगा तो दोनों में से किसी एक को 0 होना जरूरी है. ये ट्रू नहीं है. सो कन्वर्स इज नॉट ट्रू बेसिकली. कन्वर्स इज नॉट ट्रू. अब आप कह रहे हो कि कन्वर्स मेरा ट्रू नहीं है, तो इसको एग्जांपल देना पड़ेगा. सो लेट्स से a वेक्टर आपके पास है i प्लस j, और b वेक्टर मेरे पास है i माइनस j. ऑब्वियसली बात है दोनों के दोनों मेरे नॉट इक्वल टू 0 है. बट इनका अगर डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो कितना आ रहा है, 1 प्लस माइनस 1 यानी कि 0. तो रिजल्ट क्या आ रहा है कि डॉट प्रोडक्ट तो 0 हो गया, बट a वेक्टर नॉट इक्वल टू 0 है और b वेक्टर भी नॉट इक्वल टू 0 है. तो मींस कन्वर्स आपका ट्रू नहीं है. ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14. कुछ रिजल्ट्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं, जैसे कि लेट्स से अगर a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर का स्क्वायर करना है, तो यानी से आप लिख सकते हो इस तरीके से a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर डॉट ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर. इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आपको आएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बेसिकली. तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जब याद करोगे तो आपको जिस तरीके से याद करना है, आपको मॉड a का होल स्क्वायर, मॉड b होल स्क्वायर, मॉड c होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a वेक्टर डॉट b वेक्टर डॉट c वेक्टर एंड c वेक्टर डॉट a वेक्टर. आपको ऐसे याद करना है. इफ यू राइट a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर का होल स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है हमारे पास. ठीक है, ये हमें याद रखना है, ये पहला फॉर्मूला है. एंड आई थिंक इसी को आगे अब सॉल्व देख लेते हैं इस क्वेश्चन में, कि जैसे अगर मान लीजिए क्वेश्चन नंबर हम 13 की अगर बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है ए बी सी आर यूनिट वेक्टर. इट मींस जो गिवन वाला पार्ट है उसमें है ए वेक्टर का मॉडुलस, बी वेक्टर का मॉडुलस और सी वेक्टर का जो मॉडुलस है वो 1 के इक्वल है. a प्लस बी प्लस सी 0 के इक्वल है. इट मींस a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर की वैल्यू 0 है. एंड आपको जो वैल्यू निकालनी है वो निकालिए a डॉट b, b डॉट c और c डॉट a. इसकी वैल्यू आपको निकालने के लिए बोला गया.
तो फॉर्मूला तो ये यूज करना है. सो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर होल की पावर 2 इज इक्वल टू मॉड ए का स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर एंड सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर. ये रिजल्ट मेरे पास आ गया. अब यहाँ पे जो चीज गिवन है वो डाल देते हैं. ए प्लस जी प्लस सी 0 है तो 0 का स्क्वायर, दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज अगेन 1 ट्वाइस. ये आपका मुझे पता नहीं, इसी की वैल्यू बेसिकली निकालने के लिए बोला क्या है. और यहां से रिजल्ट आ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर एंड सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू -3/2. So this gives the result for the question number 13, exercise 10.3. जैसे कि अगर हम बात करें नाउ क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन 15 में बोला गया इफ द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ABC आर, जैसे मान लीजिए ये मेरा एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, ए के कोऑर्डिनेट है 1, 2, 3 और बी के कोऑर्डिनेट है -1, 0, 0 और सी का कोऑर्डिनेट हमें दिया है 0, 1 और 2. ठीक है, ABC आ गया बस. फाइंड द एंगल ABC. मुझे बेसिकली इस एंगल को निकालने के लिए बोला गया. ठीक है, इस एंगल को निकालने के लिए बोला गया. राइट. अब देखिए इसमें क्या करते हैं, क्योंकि जो ए वेक्टर बी वेक्टर होता है वो कोइनिशियल होने चाहिए. सो इसको मान लेते हैं ए वेक्टर एंड वी कॉल दिस एज बी वेक्टर. एंगल से क्या निकल आएगा. ठीक है, ए वेक्टर कितना है मेरे पास, बी ए वेक्टर. बी ए का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट मेरा बी है, फाइनल पॉइंट मेरा ए है. सो ये आपका हो जाएगा x2 - x1 यानी कि 2i प्लस 2 ऑफ j प्लस 3 ऑफ k. ये मेरा ए वेक्टर आ गया. साथ में काम करते हैं, इसका मॉडुलस भी निकाल लेते हैं. 4, 4, 9. 8 plus 9 is I think 17. So mod a की वैल्यू √17 आ गई. ऐसे बी वेक्टर निकाल लेते हैं. बी सी वेक्टर, तो c माइनस a करना है बेसिकली. सो i प्लस j प्लस 2 ऑफ k. c माइनस b कर रहे हैं तो 0 + 1 सिंपल i हो जाएगा. 1 - 0 1, 1j 2 - 0 2 ऑफ k. डायरेक्टली करना है, कोई इसमें अलग से हमें करने की जरूरत नहीं है. OC - OB वाला कॉन्सेप्ट कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली कर रहे हैं. ऐसी मॉड b आ जाएगा यहाँ पर √1 + 1 + 4 यानी कि √6 आ जाएगा. सो मॉड a आ गया, मॉड b हो गया. साथ साथ एक काम करते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर भी निकाल लेते हैं. सो i को मल्टीप्लाई करना है i के साथ, j को मल्टीप्लाई करना है j के साथ. तो 2 × 1 is 2 प्लस 2 × 1 is again 2 प्लस 3 × 2 is 6. ये आपका 10 आ गया. अब cos थीटा का फॉर्मूला था मेरे पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर 10 अपॉन √17 √6. ये मेरा cos थीटा है. तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, cos इनवर्स 10 अपॉन √17 × √6. बिकॉज अब जो cos इनवर्स के अंदर लिखा है उसकी वैल्यू या उसका पर्टिकुलर एंगल स्टैंडर्ड एंगल्स मेरे पास नहीं है, तो आप उसको cos इनवर्स में ही छोड़ दीजिए. दैट बिकम योर क्वेश्चन नंबर 15. देखो क्वेश्चन नंबर 16 में आपको पूछा गया शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर. तो पॉइंट्स कोलिनियर तब होंगे जब वो बेसिकली आपके एक सिंगल लाइन पे लाई करेंगे. तो हम एक काम कर रहे हैं, यहाँ से पहले हम ए वेक्टर निकाल रहे हैं. ए बी को मैं ए वेक्टर मान रहा हूँ और बी सी को मैं मान लेता हूँ बी वेक्टर. तो इस केस में ए वेक्टर आपका आ जाएगा ए बी वेक्टर यानी कि b - a. What is b - a? 2 - 1 is 1. So I plus 6 - 2 is 4. 4j. 3 - 7 is -4k. तो ये आपका a वेक्टर आ गया. इसे से b वेक्टर निकाल लेते हैं. b वेक्टर आपका क्या हो जाएगा, b c वेक्टर. c - b. 3 - 2 is 1. I basically
10 minus 6 is 4, 4j, minus 1 minus 3 is minus 4k, ये आपका बी वेक्टर आएगा। ठीक है, तो प्रोपोर्शनैलिटी आ रही है बिकॉज आई के कोएफिशिएंट, जे के कोएफिशिएंट और के के कोएफिशिएंट बिल्कुल मैच कर रहे हैं। तो आप लिख सकते हो एज स्केलर component of A vector and B vector are proportional, therefore A vector and B vector are collinear vectors। ठीक है, बट ये तो देखो ये तो गड़बड़ होगी ना कि हमें कोलिनियर तो पॉइंट को प्रूव करना था एबीसी को, हम वेक्टर्स की बात कर रहे हैं। तो इस केस में हमें क्या देखना पड़ता है, अगर दो वेक्टर्स आपके कोलिनियर हैं और कोई भी एक पॉइंट अगर कॉमन आ रहा है, as B is common, so अगर दो वेक्टर्स मेरे पास कोलिनियर हैं और कोई भी एक पॉइंट मेरा कॉमन बन जाता है, उस केस के अंदर आप लिखोगे फिर A, B and C are कोलिनियर पॉइंट्स। अगर कोई पॉइंट कॉमन नहीं है तो आप उसे वेक्टर्स में ही छोड़ दोगे, जैसे कि मान लीजिए ए बी वेक्टर और सी डी वेक्टर, प्रोपोर्शनैलिटी आ गई, आपने सॉल्व किया ए बी वेक्टर सी डी वेक्टर, प्रोपोर्शनैलिटी आ गई, और आप उसे सिंपल बोलोगे ए बी वेक्टर एंड सी डी वेक्टर आर कोलिनियर वेक्टर्स, आप उसे कोलिनियर पॉइंट्स में कन्वर्ट नहीं करोगे। उसका सिंपल सी रीजन है क्योंकि कोई कॉमन पॉइंट मेरे पास नहीं है। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 17 है, यहाँ पे बोला गया कि तीन वेक्टर्स हमें गिवन है और ये तीनों वेक्टर्स बेसिकली एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करें, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन करने के दो तीन तरीके हैं, वन आप मॉड ए निकालिए, मॉड बी निकालिए, मॉड सी निकालिए और उसके बाद पैरेलल को होल्ड करवा दीजिए, वो भी एक तरीका है और वो लेंथी तरीका है। शॉर्टकट तरीका क्या होता है कि अब ये तो हमें क्लियरिटी है कि एक ट्राइंगल के अंदर एक ही एंगल 90 डिग्री का होता है, बिकॉज ये वेक्टर्स हैं, देखो ध्यान से ये वेक्टर्स हैं, ये पोजीशन वेक्टर्स नहीं है, यानी इसको हम साइड ले सकते हैं, इसको हम ए बी मान लेते हैं, इसको BC मान लेते हैं, इसको CA मान लेते हैं, यानी बेसिकली इनको वेक्टर्स मान लेते हैं। तो अगर ये दो साइड के वेक्टर्स हैं, जैसे AB और BC वेक्टर है या फिर AB और CA वेक्टर्स है, कुछ भी हो सकता है। अब क्या करते हैं, पेयर वाइज इनका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, A डॉट B निकालते हैं, B डॉट C निकालते हैं, C डॉट A निकालते हैं। सपोज ये A आ गया, ये B हो गया, ये C हो गया, इसको मैंने बोला A वेक्टर, इसको B वेक्टर, इसको C वेक्टर, ये 90 मैंने ऐसे रख दिया है। अब मैं पेयर वाइज डॉट प्रोडक्ट निकालता हूँ, A डॉट B निकालता हूँ, और अगर मुझे A डॉट B फर्स्ट स्टेप में 0 मिल जाता है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि यार ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, या फिर AB और BC आपस में परपेंडिकुलर है, इट मींस ट्राइंगल मेरा एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर A डॉट B 0 नहीं मिलता तो हम आगे जाएंगे, हम B डॉट C लिखेंगे, अगर वहां मुझे 0 मिल जाता है तो हम फिर बोलेंगे कि यार बिकॉज B डॉट C 0 आ रहा है तो BC और AC मेरा परपेंडिकुलर है, इट मींस राइट एंगल ट्राइंगल मुझे मिल गया। तो जहां आपको 0 मिल जाएगा आपको वहां पे रुकना है। तो स्टार्टिंग में A डॉट B से कर लेते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 2 3 -5, स्टार्टिंग में मिल गया। Therefore A vector is perpendicular to B vector, therefore triangle is right angle triangle। आगे जाना ही नहीं, अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आता तब फिर हम इसमें आगे जाके इसको फिर सॉल्व करते हैं। ठीक है, दोबारा देख लेते हैं, क्वेश्चन दोबारा समझ लो क्योंकि ये एमसीक्यूज में कई बार क्वेश्चंस करते हैं। मॉड ए हमें ए दिया, ए के इक्वल गिवन है, क्वेश्चन 18 एक्सरसाइज 10.3, ए इज अ नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ए, तो मॉड ए मेरा 1 आ गया। लैम्डा ए वेक्टर आपका एक यूनिट वेक्टर है, इट मींस उसका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल है। मैग्नीट्यूड को आप लिख सकते हो मॉड लैम्डा इनटू मॉड ऑफ ए इक्वल टू 1, मॉड ऑफ ए के इक्वल है, तो मेरे पास जो रिलेशन निकल के आ रहा है वो आ रहा है मॉड लैम्डा इनटू ए इक्वल टू 1। चार ऑप्शन मेरे पास हैं और इन चारों में जो बेस्ट ऑप्शन सूट कर रहा है वो डी ऑप्शन है, इसलिए आंसर आपका बन जाएगा डी।